प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की पहली प्राथमिकता। किसानों की सुविधा के लिए 47 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में बाली की अपनी यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 17वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे 3 दिन की बाली यात्रा पर गए थे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया की जनता, सरकार और राष्ट्रपति जोको विडोडो को गर्मजोशी से भरी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की और प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूती से सामने रखा। कल बाली में G20 सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत अगले माह की 1 तारीख को औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष पद संभालेगा। समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रतीकात्मक रूप से G20 संगठन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। G20 सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 का अध्यक्ष पद संभालने जा रहा है जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और कोरोना महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों में जकड़ी हुई है। उन्होंने विश्व के नेताओं को आश्वासन दिया कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया में भेंट मुलाकात के आयोजन के बाद दूरस्थ वनांचल ग्राम चिल्हाटी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने जनता से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर हितग्राहियों ने तेंदुपत्ता तोड़ाई की राशि नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। इस पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को मंच पर बुलाया और नाराजगी व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह के भीतर प्रमुख सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योजना की जानकारी नहीं लेते और हितग्राहियों की यदि उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच भी कराना है और कार्रवाई कराना है। तेंदुपत्ता के बारे में पहली शिकायत है पूरे प्रदेश में और एक गंभीर बात है। मैं इसीलिए अनेक लोगों को गाँव वालों से पूछा कि कौन कौन है, अलग अलग गाँव से, तो सब लोग आए कि मिर्चे से, कहीं गाँव कौन सा, जीठिया, बहुत सारे गांव के लोग आए। उन्होंने कहा किसी का आधा मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो ये गंभीर बात है कि आखिर भाई तेंदुपत्ता भुगतान क्यों नहीं हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कारण क्या है कि नहीं मिला है। उसकी जांच 8 दिन करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश कर दिया है। 8 दिन के अंदर में वो जाँच करके वो मुझे रिपोर्ट देंगे, मैं कार्रवाई करूँगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिल्हाटी में महाविद्यालय और सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की घोषणा की। इसी तरह बूढ़ी बंजारी से मक्के आश्रम तक पुल पुलिया सहित मार्ग का निर्माण, गोंदा नाला जलाशय का जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग का कार्य करवाने की घोषणा भी की। भारतीय नौसेना की थिंक क्विज प्रतियोगिता में कोरबा आत्मानंद विद्यालय के 2 छात्रों ने सेमीफाइनल राउंड में अपना स्थान बनाया है। कोरबा के इन छात्रों की सफलता पर कलेक्टर संजीव झा ने बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के 7,300 विद्यालय के छात्र शामिल हुए थे। इस कठिन क्विज प्रतियोगिता में कोरबा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय की एक छात्रा और एक छात्र टॉप 16 में अपना स्थान बनाते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल का कॉम्पिटेंस इसमें चाहिए। 7,000 से ज़्यादा स्कूल्स और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने यहाँ से यहाँ पे जो स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है
उसमें से 2 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। आप सब जानते ही हैं कि राज शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी है इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद का, उसमें से बच्चे आए हैं और ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, इनकरेजिंग है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन होता है और इसमें सभी मतलब 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनके स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें इसका सिलेक्शन होना ये हम सबके लिए गौरव की बात है। प्रतियोगिता में सेमीफाइनल के लिए चयनित छात्र आदित्य साहू और खुशी चौहान ने बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए पहले से ही तैयारी की थी। प्रतियोगिता के पहले 3 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा ली गई, जिसमें 10 मिनट में 30 सवालों के जवाब देने थे। की टीम है जो हमारा स्वामी आत्मानंद पंप हाउस है, इसमें हम लोग का 2 का ग्रुप था और अभी हम लोग 20 को गोवा जाएंगे। फिर वहाँ पे पहले INS हंसा में हमारा प्रोग्राम होना है, फिर वहाँ से ऐसी नेवल बेस में हम लोग बहुत सारा जाएंगे और नेवी से इंटरेक्ट करेंगे एंड लास्ट हमारा INS विक्रमादित्य में क्विज कंडक्ट होगा। हमारा थिंक नेवी क्विज में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग था, मॉक टेस्ट था, हमने फिर 2 एलिमिनेशन राउंड दिए एंड उसके बाद हमने क्वार्टर फाइनल दिया, जिसमें हमारा 2 और कंपटीशन बचे हुए हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसके लिए हमें गोवा जाना है यहाँ से। भारतीय नौसेना द्वारा आगामी 20 नवंबर से सेमीफाइनल और फाइनल राउंड गोवा में आयोजित किया गया है, जिसमें छात्रों के शामिल होने से पहले उन्हें भारतीय नौसेना के इतिहास की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद INS विक्रमादित्य में सेमीफाइनल और फाइनल की प्रतियोगिता में छात्र शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 47 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केंद्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केंद्रों में चिडपाल और गुडरा, बेलोदा, रीवागहन, केराझर, लेमरू, चचिया, पोटापानी, इर्राकोट, मरावंडकला, केशापुर, मोढ़े, बेलतरा और गोढ़ी, करेहा, जिंझारी, सुरंग पानी तथा सेमरिया में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस ने विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के आखिरी दिन आज दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी के नामांकन दाखिल रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अनेक नेता मौजूद रहे। नामांकन के पहले नरहरदेव स्कूल मैदान में एक विशाल आम सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थे, उनकी उपस्थिति में आज नामांकन रैली निकाला गया और समय रहते नामांकन फॉर्म जमा किया गया, बी फॉर्म भी जमा किया।
इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता काफिले के साथ कलेक्ट्रेट के लिए निकले। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी का जवाब जनता इस चुनाव में देगी और एक प्रकार से मैसेज रहेगा पूरे देश में कि इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं चल सकता छत्तीसगढ़ में। लोग परिवर्तन की दिशा में सोच। सजीत का अंतर कितना मानते हैं? हम बताया प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी नेताम चुनाव जीत रहा है। वहीं उपचुनाव में आदिवासी समाज की ओर से 48 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय योग वीर सम्मान का आयोजन लाजपत भवन नई दिल्ली में किया गया। इसमें बिलासपुर डीएलएस कॉलेज में सेवारत योगाचार्य अंकित कुमार दुबे को राष्ट्रीय योग वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगाचार्य अंकित ने कहा कि वे पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर योग सिखा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारतवर्ष की ये प्राचीन धरोहर पहुंच सके। है यह 21 लाख स्कूली बच्चों के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न कराए जाने के लिए 51 लाख सूर्य नमस्कार योगाभ्यास कार्यक्रम हुए, 71 लाख सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम हुए, 75 लाख हृदय रोगियों को रोग से बचाव के लिए जो कार्यक्रम कराए गए कोविड के दौरान, इन सभी में जिन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और योग को समर्पित भाव से जी करके दिखाया और आगे भी जिन्होंने लक्ष्य बना करके रखा है कि योग को हम विश्व के कोने कोने तक लेकर के जाएंगे, ऐसे महानुभावों को ही चुना गया और चुन करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी ने कहा कि ये बड़े ही गर्व की बात है कि एक राष्ट्रीय समारोह में हमारे महाविद्यालय के शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस बिलासपुर से एकमात्र हमारे अंकित दुबे जी वहाँ पर गए और उनको बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में ये सम्मान दिया गया, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ही, क्योंकि हम इस महाविद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की गूंज दिल्ली तक चली गई, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी की बात है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष योग गुरु मंगेश त्रिवेदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर एम महेंद्र, आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद थे। आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की एक ओर जहां महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर जागरूकता भी फैला रही हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा गांव की झांसी रानी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से जहां 15 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरह हजारों महिलाओं को गंभीर बीमारियों के खतरे से बचाया जा रहा है। समूह की सदस्य आशालता अग्रवाल और रेणुका देवांगन ने बताया कि यहाँ बनने वाले पैड सस्ते और अच्छी क्वालिटी के होते हैं और पैड को मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर पर नहीं बल्कि घर घर जाकर बेचा जाता है। साथ ही उनका पूरा रिकॉर्ड भी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अग्रवाल महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हम लोग सैनिटरी पैड का काम करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी स्कूल कॉलेज में जा जाकर करते हैं। हमारा काम ठीक ढंग से चल रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हमारे सैनिटरी पैड का बहुत अच्छा से प्रचार हो। आज के वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे बाल बच्चियां हैं वो इस सैनिटरी पैड से अनभिज्ञ हैं। उनको इस बारे में जागरूक करना है कि ये बिल्कुल स्वच्छ है और इसका उपयोग करते अपना कार्य करें, जिससे उनको सहायता मिले इन सब कार्यों के लिए। बताया गया है कि समूह के सदस्य गांव में फैली प्राचीन धारणा और मानसिकता को बदलने और माहवारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सैनिटरी पैड बना रही हैं। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं और स्कूली छात्राओं को जागरूक भी कर रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।